डिफ्रैक्शन एपरेटस में क्या क्या था? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। चलो बड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है। और ये स्क्रीन है, ये मिड है स्क्रीन का। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ लिया था? कहीं पे लिया था, ऊपर कहीं पे, यहाँ पे लिया था P। और फिर यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइंस बनाई थी, पाथ बनाया था ये। फिर क्या किया था आप बताएं ऋषा बेटा? P को सेंटर माना था, S1 S2, ठीक है। आगे बेटा, P को सेंटर माना था, P को सेंटर मान के S1 तक कंपास खोल के क्या किया था? यहाँ से आर्क लगाई थी ऐसे। फिर हमें ये लेंथ क्या मिल गई थी? पाथ डिफरेंस, ठीक है। इसको कुछ नाम दे देते हैं। कुछ नाम दिया था हमने, देखो बेटा, तो क्या नाम दे दें? और यहाँ पे O था। इसको O दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को X दे देते हैं, जैसा कि पीछे हम देते आए हैं। ये डिस्टेंस को D दे देते हैं, दिस इज D, ठीक है। और ये स्लिट साइज है। अब ये स्लिट साइज है, दिस इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। जैसा कि YDSC में हमने लिया था, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज स्मॉल d, but this is a single slit and the slit width is, here we take small a। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट विड्थ को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको d की जगह ही काम कर रही होगी, मगर यहाँ पे हम a लिखते हैं। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से एक लाइन बीचों बीच बनाते हैं, तो P तक ले जाते हैं। अब हम इसकी ज्योमेट्री पे काम करेंगे बेटा, नाम दे देते हैं इसको T। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। एक ये, इसको हमने नाम दिया A, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया ये। यहाँ पे ये एंगल है थीटा और ये वाला एंगल है अल्फा। हमें शो करना थीटा और अल्फा बराबर है। एंगल थीटा एंड एंगल अल्फा आर इक्वल। कैसे शो कर सकते हैं? अभी ध्यान से देखें, बहुत आसान है। देख ले बेटा, ये वाला ट्राइंगल कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अब ये जो लाइन है, ये इसको परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा शुड बी 90, और अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम काम कर रहे हैं। तो दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल थीटा, ये दोनों बराबर। एक वो छोटा वाला ट्रायंगल लिया और एक बड़ा वाला लिया। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल यूज हुए हैं, ठीक है। रब कर दें इसे। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, स्मॉल एंगल में क्या होता है? रेडियन की डेफिनेशन क्या कहती है? tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा इज इक्वल टू थीटा। when angles are small, theta is equal to sin theta is equal to tan theta, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इन ट्राइंगल S1 S2T, इन ट्राइंगल S1 S2T, S2T क्या लेंथ है बेटा? ये व्हाट इज S2T? इसको क्या बोलते हैं गिरीशा? वेरी गुड, शाबाश, ऐसे सटीक आंसर चाहिए। पार्ट डिफरेंस, इसको हम पार्ट डिफरेंस बोलते हैं। ये पार्ट डिफरेंस तो है भाई, S1P और S2P में यही तो डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस है। वी कॉल इट PD, पाथ डिफरेंस PD, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या हुआ? व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, PD अपॉन ए। और इस पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को खाली ये नाम दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल SPO, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? X अपॉन D। तो इनको इक्वेट कर सकते हैं, बराबर है क्योंकि इक्वेटिंग द टू।
क्या मिलेगा, पी डी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी, पी डी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। तो बेटा x क्या हुआ फिर, देयरफॉर x इज इक्वल टू पी डी अपॉन ए इंटू कैपिटल डी। ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेंगे, क्या देखा था हमने, ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिल रहे थे, जहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस आ रहा था। सेंट्रल मैक्सिमा तो है ही, इसके बाद जब एक वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस आया था तब डार्क फ्रिंज बन रहा था, फिर जब 1.5 वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस आया था फिर ब्राइट फ्रिंज बन रहा था। तो हमें पहला ब्राइट फ्रिंज कितने पार्ट डिफरेंस में मिलने वाला है, 1.5 वेवलेंथ के पार्ट डिफरेंस में मिलने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, फॉर मैक्सिमा दैट इज ब्राइट फ्रिंज पीडी शुड बी इक्वल टू 2n plus 1 lambda by 2, therefore xn, अब बीच में n आ रही है, यहाँ x के साथ n लिखेंगे, is equal to 2n plus 1 lambda by 2 d upon n। मिनिमम क्या होगा, डार्क फ्रिंज, पीडी कितना होना चाहिए, n lambda, path difference should be n times lambda, so xn क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे xn nth डार्क फ्रिंज विल बी ऑब्टेन्ड, पीडी की जगह ये रख दो, n lambda d अपॉन a। फ्रिंज विड्थ बीटा, फ्रिंज विड्थ बीटा, ये हमें पहले कितनी मिली थी, इंटरफेरेंस के केस में कितनी मिली थी, यस यहाँ पे भी सेम ही होगी। ठीक है, n को 1 कर दो, लैम्डा डी अपॉन यही होगी, सो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन, ये फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ जी बेटा जी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाला है, पहला डार्क फ्रिंज कहाँ मिल रहा है हमें, n इज इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 मान लो यहाँ पर हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हो रहा है, तो सेंटर ब्राइट से हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमें here we are getting the dark fringe, ठीक है, और फिर यहां से हम इतना ही और ऊपर जा रहे हैं, तो here we are getting the dark fringe, ठीक है। नीचे भी यही चीज रिपीट होने वाली है, यहाँ से हम नीचे आएंगे तो हमें डार्क फ्रिंज यहाँ पे मिलेगा, और फिर इससे अगला डार्क फ्रिंज हमें यहाँ पे और नीचे मिलेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी घट के यहाँ तक आती है, यहाँ से घट के यहाँ आती है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ घट के आ रही है, यहाँ घट के आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर ये साइज थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, फिर ये भी थीटा हुआ, फिर ये भी थीटा हुआ, और फिर नेक्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ मिल रहे हैं, तो इस फ्रिंज की जो साइज है वो तो थीटा ही रही, इस फ्रिंज का साइज भी थीटा रहा, मगर सेंट्रल फ्रिंज का साइज कितना हो गया, 2 थीटा। देख रहे हो ये, the size of central fringe in the case of diffraction is double the fringe width। बाकी फ्रिंजेस का जो साइज है उससे डबल मिलता है सेंटर वाले फ्रिंज पे। तो फ्रिंज विड्थ किस किस पे डिपेंड कर रहा है, व्हाट ऑल फैक्टर्स, फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स हियर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, और कौन में एक क्या है, अच्छा वो है साइज ऑफ स्लिट, और अच्छा दो ही चीज पे डिपेंड है, लैम्डा पे भी करते हैं। एक डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में आपके पास 2 चॉइस है, यू कैन यूज ग्रीन लाइट और यू कैन यूज येलो लाइट, ठीक है, विच लाइट विल यू प्रेफर, मगर बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कौन सी चुनोगे आप, छोटी चुनोगे बड़ी चुनोगे, सांप किस में दिखेगा, बड़े में दिखेगा छोटे में दिखेगा,
तो नेचुरल चीजें सोचो ना यार। वो सर वो मतलब मैं सही बोल रही यार, हूँ, मतलब- मैंने भी डायरेक्टली प्रपोर्शनल वो करके ही येलो बोला था, फिर उसने बोल दिया मैं इन्फ्लुएंस हो गई। बड़ी वेवलेंथ किधर होती है? इधर होती है, इधर। रेड वाली रेड वाली सबसे बड़ी होती है, तो इसके नजदीक कौन है? तो येलो लोगे ना बेटा। जो लॉजिकल आंसर है वो आंसर दो। वैसे ही पॉइंट्स हमें यहाँ पे भी बनाने हैं डिफ्रेक्शन में। देखो, फीचर्स ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न obtained in diffraction experiment। तो आई थिंक हमने 4 पॉइंट वहां पे नोट किए थे इंटरफेरेंस में, वही 4 पॉइंट हमें यहाँ पे भी लिखना है। क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? दी सेंट्रल फ्रिंज, लिखिए, दी सेंट्रल फ्रिंज इज दी brightest fringe and double in size, that is it has double fringe width, its size is double fringe width। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, the intensity of fringes reduces rapidly as we go away from central fringe। सेंट्रल फ्रिंज से जो दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी बहुत तेजी से घटती चली जाती है। ठीक है बेटा, लिखा। थर्ड डिफरेंस लिखिए, द डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ पाथ डिफरेंस। और ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिल रहे हैं? एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड एट ए पाथ डिफरेंस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। तो जब ये क्वेश्चन बनेगा, कंपेयर दी फ्रिंज पैटर्न्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स 1 to 1 कंपेयर कर दो। ठीक है, तो एक पॉइंट वहां पे था कि सारे फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ सेम होती है, हमने आप फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया, बीच वाला डबल साइज का होता है, बाकी सब सेम साइज के होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि वहां पे सबकी फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम होती है। यहाँ पे हमने लिखा कि सेंट्रल फ्रिंज ब्राइटेस्ट होता है, और जैसे हम दूर जाते हैं ब्राइटनेस की जो इंटेंसिटी है फ्रिंजेस की वो तेजी से घटती जाती है। तीसरा डिफरेंस ये है कि इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जब जब पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है तो हमें वहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलते हैं इंटरफेरेंस में। डिफ्रेक्शन में जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाथ डिफरेंस होता है वेवलेंथ का, तो यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलते हैं, उल्टा होगा। ठीक है। अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि आपको तीसरा ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगा, 0 1 2 3। ठीक है, तीसरा ब्राइट फ्रिंज आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, दूसरा डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगा, पहला डार्क दूसरा डार्क यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से काउंटिंग आपको करके बताएं और उसके हिसाब से n की वैल्यू यूज करेंगे। फिर आप ये चीजें समझ में आ गई बेटा? आर दीज थिंग्स क्लियर? चलें आगे। पोलराइजेशन से क्या समझते हैं? ठीक है, अभी छोटी छोटी बातें करनी शुरू करते हैं और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन हम एडअप करते हैं। हमने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सारी किस तरह की वेव्स हैं? दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो पहला पॉइंट आप यही नोट कीजिए, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हुआ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। और ये चीज भी एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि जो लाइट वेव्स हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इससे क्या मतलब समझ में आ गया कि जो लाइट वेव्स हमारे पास आ रही हैं, जहां से भी आ रही है, जिस भी सोर्स से आ रही है, ये सारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, वेव्स कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो ऑसिलेशंस हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होती है।
डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, वेव आगे जा रही है मगर पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे पानी की सतह पे वेव तो आगे जाती हुई दिखती है मगर पानी वहीं पे ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, जैसे पानी पे कोई तिनका पत्ता पड़ा होगा तो आपको ऊपर नीचे ही मूव होता हुआ दिखेगा, वेव्स भले ही आगे जा रही है। So these are the nature, this is the nature of transverse waves. समझ में आया? नहीं आया? है? कोई डाउट है? दूसरा ऐसे भी सोच सकते हो, किसी जगह से आपने रस्सी बांधी और रस्सी को तेजी से ऐसे हिला रहे हो तो उसमें कैसे वेव्स बन के जाएंगी? तो दैट इज ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि वेव तो आगे जा रही है, रस्सी अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, तो पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब क्योंकि ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है वेव जा रही है, एक तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुई और वहां पे मतलब कितनी आगे गई और वहां पे फिर इसको डिस्प्लेसमेंट कितनी मिली। ठीक है, तो तीन पैरामीटर यहाँ पे यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, दैट इज एक्स लोकेशन, दूसरा टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो वाई डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स और टी इन दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। वाई तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी ना, ये किसी भी जगह पे एक्स पे आप देखोगे, ठीक है, तो वो टाइम और एक्स दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब दिस रिलेशन विल बी गिवन बाय ए साइन kx माइनस ओमेगा टी। जब कॉस लिखते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, साइन में फर्क पड़ेगा। ठीक है, वेयर k इज वेव नंबर और k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन। अब ये जो y डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, y जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। परपेंडिकुलर, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो ये वाली हो गई। अब पार्टिकल यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं या नीचे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, अब ये कुछ जरूरत तो नहीं ऐसे ही करेगा, वो ऐसे भी कर सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, मतलब इसके परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर सकता है। इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, चाहे ऐसी डायरेक्शन हो, चाहे इधर वाली हो, चाहे तिरछी हो, चाहे ऊपर हो, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में प्लेस हो सकते हैं। हम नॉर्मली वेव कैसे बना के दिखाते हैं? हम ऐसे बना के दिखाते हैं वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मगर ये तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है आड़ा, ये ऐसे भी हो सकता है तिरछा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। आ रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक करके चीजों को समझो। अनपोलराइज्ड मतलब एक ही लाइट के अंदर ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, हाँ, इसको हम नॉर्मल केस में ड्राइंग में अपने इस प्रकार से दिखाते हैं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं तिरछा। तो जब हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला केस चल रहा है। जब ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये वाला केस चल रहा है, जब तिरछा करके कर रहे हैं तो ये वाला केस चल रहा है। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इन वेव फॉर्म्स, सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अभी देखो हम कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, कैसे भी हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब मैं इसी चीज को सामने से देखूंगा तो मुझे फिर ये वेक्टर कैसे दिखेंगे। अब मैं सामने से व्यू कर रहा हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम व्यूइंग फ्रॉम द फ्रंट, तो लाइट कैसे नजर आएगी, ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, मतलब कुछ भी डायरेक्शन नजर आ सकती है आपको, बिकॉज इट इज अनपोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड लाइट इस प्रकार से नजर आएगी। अगर पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं लाइट पोलराइज है, तो उसमें सिर्फ एक ही वेक्टर होगा, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, एक ही वेक्टर होगा। जब लाइट के अंदर सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं, जब लाइट के अंदर सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन के होते हैं, तभी हम उसको पोलराइज लाइट कहते हैं। ठीक है, ये अनपोलराइज। पहले इन टर्म्स के मतलब समझ में आए कि ये टर्म्स का मतलब क्या है, फिर हम डेफिनेशंस पे आएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो जो नेचुरल लाइट हमें मिलती है वो ये वाली होती है, जो नेचुरली हमें लाइट मिल रही है, इट इज ऑलवेज अनपोलराइज्ड। सन से जो लाइट आ रही है या यहाँ सोर्स से जो भी लाइटें आ रही हैं, इट इज ऑलवेज अनपोलराइज्ड। जब नॉर्मली लाइट अनपोलराइज होती है, तो फिर हम उसको पोलराइज कैसे करते हैं। किसी भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने के लिए, किसी भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने के लिए हम एक साधन यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं पोलरॉइड। पोलरॉइड। एटीएम में गई है पैसे निकालने, हैं साथ वाले एटीएम में देखे कितने पैसे निकाल रहे हो, फिर क्या करने गई थी। एटीएम लगी होती है ना, मशीन लगी होती है, तो किसी के साथ गई होगी, तो उससे पैसे निकालेंगे तो साइड में खड़ी होगी। जब तू साइड में खड़ी थी, तुझे मॉनिटर पे दिख रहा था क्या क्या कर रहे हो, झूठ बोल रही। नहीं, मेरे को पता है कैसे निकालना। वो बात नहीं है, क्या मॉनिटर पे दिख रहा था तुझे साइड में जब खड़ी थी कि वो क्या क्या उसमें फीड कर रहे हैं। कुछ नहीं दिखता है। मतलब मैं समझी नहीं, पिन कोड वगैरह की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, पिन कोड तो मुझे दिख गया था। नहीं, वो कीबोर्ड पे देखा था ना, वहां पे कुछ नहीं दिखता सामने मॉनिटर पे, उसके सामने जो खड़ा होता है उसी को दिखता है, जो साइड में खड़ा है ना उसको कुछ नहीं दिखता। अब ध्यान सर दें, लैपटॉप में भी तो होता है पोलरॉइड। लैपटॉप में अगर लगाएंगे तो होता है, नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, हाँ पोलरॉइड सर, क्योंकि स्क्रीन आप, वीडियो हाँ, देखे थे। जो हम मोबाइल के ऊपर स्क्रीन लगाते हैं, स्क्रीन सर। गार्ड लगाते हैं बेटा, आप हाँ नॉर्मल सर। लगाते हैं, आप बोलो पोलराइड लगा इसमें। ठीक है, तो जब पोलराइड का स्क्रीन गार्ड लगाएगा तो वो मोबाइल भी आपको ही दिख रहा होगा, साथ वाले को नहीं दिखेगा। ठीक है, और दूसरा पोलराइड का फायदा होता है लगाने का कि उससे जो अगर ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो जो ग्लेयर आता है ना, वो ग्लेयर नहीं आएगा कभी। वो जो ब्लैक कलर का लगता है वो होता है। नहीं, ऐसा नहीं, पोलराइड अपने आप में पोलराइड ही होता है, उसको बोलना पड़ेगा स्पेशल। आप चश्मा भी अगर आपको चाहिए लेने जाना है तो आप वो पोलराइड वाला चश्मा, ठीक है, ये महंगे चश्मे होते हैं, ये सारी चीजें मतलब महंगे डिवाइसेस में आते हैं, और स्पेसिफिक इनके फिर फंक्शंस होते हैं। तो पोलराइड चश्मे का क्या यूज होता है? भाई अगर चश्मा बेसिकली आप आईज की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, अगर आप ब्राइट लाइट में जा रहे हो तो वो ग्लेयर कम कर देता है, आधा कर देता है। पोलराइड होता क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पोलराइड बेसिकली इट्स मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। ठीक है, तो लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक स्पेसिफिक लैटिस स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं सारे। ठीक है, सो इफ आई हैव अ शीट ऑफ पोलराइड, देन ऑल दीज लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो आपको ये अलग से नहीं दिखेंगे, बट आपको ये फील होगा कि हाँ ये कुछ डिफरेंट टाइप का है। तो इस चेन ऑफ मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सीधी सीधी है, इसके बीच में जो स्लिट्स हैं वो वर्टिकल शेप की हैं सारी।
ठीक है, इसमें ये जो स्लिट्स नजर आ रही हैं ये सब वर्टिकल शेप की हैं। ठीक है, अब आप सोचें, ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स के बीच में गैप्स हैं। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ शेप ऑफ पोलरॉइड। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से कोई स्ट्रिंग पास कर दूं और उस स्ट्रिंग को ऊपर नीचे हिलाऊं तो वो वेव मेरी ऐसी की ऐसी क्रॉस हो जाएगी इसमें से। हाँ बेटा, ये बात समझ में आ रही है? मैं फिंगर्स के बीच में से एक स्ट्रिंग को क्रॉस कर देता हूँ और स्ट्रिंग को अगर ऊपर नीचे हिलाता हूँ, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है और स्ट्रिंग की जो ऑसिलेशन की डायरेक्शन है, अगर वो मैं सेम रखता हूँ तो ये सारी ऑसिलेशन इसमें से स्लिट में से पास हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं उस रस्सी को ऐसे आड़ा हिलाता हूँ तो सारी ऑसिलेशन यहाँ पे आके रुक जाएंगी, इससे कुछ भी क्रॉस नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर उस स्ट्रिंग को मैं तिरछा हिलाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से उस ऑसिलेशन का जो भी एम्पलीट्यूड है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ही क्रॉस होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। ऑसिलेशन मैं तिरछा कर रहा हूँ तो तिरछे ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो स्लिट में से पास हो जाएगा और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो पोलरॉइड इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो जो एक्सिस है पोलरॉइड का जिसमें से लाइट पास हो रही है, ठीक है, उसको हम पोलरॉइड का पास एक्सिस कहते हैं, वी कॉल इट पास एक्सिस। ठीक है, और कोई भी पोलरॉइड शीट बनाने का ये हमारा एक तरीका होता है, वी फॉर्म इट लाइक दिस, इसका पास एक्सिस इसमें ये वाला होता है। पोलरॉइड कहीं हमें बनाना है तो पोलरॉइड को हम इस प्रकार से शो करते हैं जिसका पास एक्सिस ये लॉन्गर डायरेक्शन की तरफ ही होता है। अब ऐसा समझिए, यहां से जो लाइट आ रही है दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट एंड दिस इज मेड इंसिडेंट अपॉन ए पोलरॉइड। इसमें से जो लाइट क्रॉस करके आएगी वो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो पूरे पूरे आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स जो है सारे ब्लॉक हो जाएंगे, बाकियों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, रिजॉल्व कंपोनेंट है, सिर्फ वो ही क्रॉस करके आएगा। मतलब कुछ वेव्स तो आ रही होंगी जिनके वेक्टर पूरे हैं, कुछ वेव्स आ रही होंगी जिनके वेक्टर छोटे हैं। ये समझ में आएगा? यहां से जो लाइट क्रॉस करके आ रही है जो वर्टिकल ऑसिलेशन है वो तो पूरे पूरे आ जाएंगे, जो तिरछे ऑसिलेशन है वो कम होके आएंगे। ठीक है, अभी ये सारे वेक्टर्स इनकी डायरेक्शन आपको सेम मिल रही है। अब ये सारे वेक्टर आपके किस प्रकार से वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस प्रकार की जो लाइट है दिस लाइट इज कॉल्ड लीनियरली पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड। समझ में आएगा? हाँ जी, क्लियर हुआ ये? अब इसके सामने अगर मैं एक पोलरॉइड रख दूं जिसका पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, जिसका पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो क्या ये वाली लाइट इसमें से क्रॉस कर पाएगी? सारी की सारी रुक जाएगी। ठीक है, सारी की सारी रुक जाएगी। तो जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है या प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर पास एक्सिस होगा किसका? पोलरॉइड का। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी बेटा जी, समझ में आ गया ये? तो कोई अब यहाँ पे सवाल आता है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर ए लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट? कैसे पता करेंगे कि ये लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है? तो आप एक पोलरॉइड को पकड़ेंगे, ठीक है, और उस लाइट के सामने उसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे गोल। ठीक है, उस लाइट के सामने जब आप पोलरॉइड को घुमा रहे हैं तो एक डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, और जब इसको परपेंडिकुलर कर देंगे तो इंटेंसिटी पूरी गायब हो जाएगी। अगर इंटेंसिटी में मैक्सिमम मिनिमम का वेरिएशन मिल रहा है पोलरॉइड को घुमाने से, इसका मतलब सामने से आने वाली लाइट लीनियरली पोलराइज्ड। ये बात समझ में आई? अगर
इसको घुमाने से इंटेंसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं मिल रहा है। इसको घुमाने से अगर लाइट की इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सामने से आने वाली लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, उसमें सभी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो आप किसी भी ओरिएंटेशन में रखो वो आधे निकल के आपके पास आ ही रहे होंगे। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट में आपको पोलराइड को घुमाने से कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। पोलराइज्ड लाइट के अंदर आपको पोलराइड को घुमाने से वेरिएशन मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम। ये पहचान है, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर ए लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट। ठीक है, तो ये उसका टेस्ट है। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एक लॉ ऑफ मेलस और है, वो और बता देता हूँ, ये चैप्टर फिर खत्म होता है। मेलस लॉ, एक्सिस ऑफ ए पोलराइड, पास एक्सिस ऑफ ए पोलराइड, और जो इंसिडेंट लाइट है उसका जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है, वेक्टर एम्पलीट्यूड, वो ये वाला एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो इस एम्पलीट्यूड का कौन सा कंपोनेंट इसमें से पास होगा, हम इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं इसके ऊपर। दिस इज एंगल थीटा एंड ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। तो इसका जो कंपोनेंट जा रहा होगा वो ये वाला कंपोनेंट जा रहा होगा। ठीक है, एंड दिस कंपोनेंट ए विच इज इक्वल टू कैपिटल ए कॉस थीटा। पास एक्सिस में से जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, वो पास होगा। ये क्लियर हुआ। अब इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन है, लाइट इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विच वे, स्क्वायर होता है बेटा। क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को इंटेंसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो आई हैव टू स्क्वायर दिस अप। व्हेन आई स्क्वायर दिस अप, व्हाट डू आई गेट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ए स्क्वायर क्या है, इंटेंसिटी जो लाइट आ रही है, इंटेंसिटी जो लाइट पोलराइड से क्रॉस होके आ रही है, दैट इज आई। और ए स्क्वायर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो पोलराइड पे इंसिडेंट है। ठीक है, इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट cos square theta. So this becomes a law called Melis's law. अब अनपोलराइज लाइट है, इससे क्रॉस होके आ रही है, तो वहां पे थीटा कौन सा लेंगे। अगर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट है तो थीटा कौन सा लिया जाएगा, थीटा तो 0 से 90 के बीच में कहीं भी जा रहा होगा ना, तो हमें तो एवरेज लेने की जरूरत पड़ेगी। स्क्वायर्ड वैल्यू है, एवरेज लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर वैल्यू ऑफ cos square theta is half, जो हमने पहले भी किया हुआ। तो फॉर अनपोलराइज्ड लाइट I is equal to I naught upon 2, half of incident intensity। तो सामने से जो लाइट आ रही होती है, अगर आपका चश्मा पोलराइड युक्त है, ठीक है, तो आपकी आंख पे जो है वो मिल रही होगी, वो उसकी आधी इंटेंसिटी मिल रही होगी, तो आपको ग्लेयर कभी लगेगा ही। पोलराइड हैज गॉट देयर स्पेशल एप्लीकेशंस।